हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू codes.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट समझा था और हमने मेमोरी लेआउट को बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे वो वर्क करता है और एक प्रोग्राम में कैसे मेमोरी हमारी वर्क करती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिकर्शन और स्टैक को। रिकर्शन आपको पता है क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यार जाओ इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस जाके देखो। और हम आज रिकर्शन और स्टैक को पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा रहा हूँ जो भी होता है सी प्रोग्रामिंग में, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सबको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, रिकर्शन और स्टैक। स्टैक के बारे में हमने अभी पढ़ा है। स्टैक क्या होता है, हमारा वो फंक्शन कॉल से स्टैक फ्रेम्स बनाता है हमारे ये मेमोरी लेआउट में। तो हमें स्टैक और रिकर्शन को समझने की क्या जरूरत है यहाँ पर। मैं आपको रिकर्शन के बारे में थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। रिकर्शन होता क्या है, हम किसी भी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर देते हैं। हमें पता है फंक्शन कॉल एक प्रॉपर्टी होती है। कॉलिंग अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज रिकर्शन। ठीक है, आप किसी और फंक्शन में कॉल कर रहे हो, मान लो आपने ये फैक्ट एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये फैक्ट एक रिकर्सिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आपने इस फैक्ट फंक्शन के अंदर ही अपने आप को कॉल कर लिया। अपने आप को मतलब कॉलिंग द सेम फंक्शन विद इन अ फंक्शन। और यहाँ पर हमें रिकर्शन के बारे में तो पता ही है कि हमेशा एक टर्मिनेशन कंडीशन डालनी होती है। मतलब यहाँ पर देखो, इफ x इक्वल्स 1 या फिर x इक्वल 0 हुआ तो आप रिटर्न 1 कर दो। तो ये आपकी टर्मिनेशन कंडीशन है और ये आपकी रिकर्सिव कंडीशन है। ठीक है, रिकर्सिव मतलब वो चलता जाएगा यार, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो रिकर्शन का यही कॉन्सेप्ट था। अब स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैक क्या होता है यार? स्टैक ना फंक्शन कॉल से ये स्टैक फ्रेम्स बनाता है। जब जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर एक स्टैक फ्रेम बनता है। ये चीज आपको पता है, ये आपका मेमोरी लेआउट है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि हीप और जो स्टैक होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में बढ़ता है। यहाँ पर हीप का हमें कुछ नहीं समझना, यहाँ पर हमें स्टैक और रिकर्शन के बारे में समझना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम रिकर्शन को पता है क्या बोलते हैं? हम रिकर्शन को बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग स्टैक्स। ये क्यों बोल देते हैं हम? क्योंकि रिकर्शन का मतलब ही यही होता है कि हम रिकर्शन में भी फंक्शन कॉल ही कर रहे होते हैं। और रिकर्शन में जब फंक्शन कॉल ही हो रहा होता है और फंक्शन कॉल को भी हम स्टैक फ्रेम ही बोलते हैं। फंक्शन कॉल जब भी होता है तो एक स्टैक फ्रेम बनता है। तो रिकर्शन को हम ऐसे ही बोल देते हैं यार जनरली कि रिकर्शन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टैक्स को बुलाते हैं। तो हम स्टैक्स को बुला रहे हैं यहाँ पर, और यही चीज आज हम समझेंगे कि रिकर्शन में कैसे ये स्टैक वाला काम होता है और मेमोरी में कैसे ये काम हो रहा होता है। तो मान लो ये हमारा प्रोग्राम है यार, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो हमने रिकर्शन से बनाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फैक्ट एक रिकर्सिव फंक्शन यूज किया है। तो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इसमें मेन फंक्शन में एक हम n बना रहे हैं और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं कि हमें कौन से नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, और वही n हम स्कैन करा के उसमें डाल देंगे। और फिर हम फैक्टोरियल कैसे निकाल रहे हैं? फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d। तो परसेंटेज d की जगह n और दूसरे परसेंटेज d की जगह एक फंक्शन कॉल है, और उस फंक्शन कॉल का रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर है। और वो होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ परसेंटेज डी लगाया है। तो परसेंटेज डी की जगह जो चीज रिटर्न हो रही होगी ना इंटीजर में, वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आपका ये फैक्ट फंक्शन क्या करता है? फैक्ट फंक्शन एक इंटीजर लेता है, ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट एक इंटीजर होता है और रिटर्न टाइप एक इंटीजर ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंडीशंस डालेंगे। पहले हमें एक टर्मिनेशन कंडीशन डालनी पड़ती है, और टर्मिनेशन कंडीशन हमें पता है कि यार जब x की वैल्यू 1 होती है ना तो वो वैसे ही 1 रिटर्न करेगा, और x की वैल्यू अगर 0 होगी तो भी वो 1 रिटर्न करेगा। और इसका प्रूफ होता है मैथ्स में जो हमें नहीं पढ़ना। बस आप यहाँ पर समझो कि x जब 0 होता है ना तब भी हम फैक्टोरियल को 1 बोलते हैं, और 1 के लिए भी फैक्टोरियल 1 होता है। और उससे बड़ी कोई भी वैल्यू होती है तो हमें पता है कि n फैक्टोरियल का जनरल फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये चलता रहता है 1 तक। तो हमारा 5 फैक्टोरियल अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो क्या होता है, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो ये हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर देख भी लो, एल्स में हमारा ये जो रिकर्सिव केस है, ये जो हमारा रिकर्सिव कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, रिटर्न करो x इंटू फैक्ट x माइनस वन, मतलब n इंटू एन माइनस वन। और फिर ये जब फैक्ट कॉल होगा तो ये फिर वही चीज कराएगा, और यहाँ नीचे एल्स में आके बोलेगा, फिर से बोलेगा x इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस वन। तो वो क्या होगा, 5 इंटू फैक्ट 4 तो हो चुका था, फिर यहाँ पर 4 इंटू फैक्ट 3 हो जाएगा उसका मतलब, और फिर 3 की जगह हमारा आ जाएगा 3 इंटू फैक्ट 2। और ऐसे ही ये आता रहेगा, और जब फैक्ट 1 हम कॉल करेंगे ना तो ये आपका इफ x इक्वल्स 1 में आके ये रिटर्न 1 कर देगा।
तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है और ये इसका लॉजिक है। लेकिन ये प्रोग्राम तो हम कर चुके हैं यार, हमें आज समझना है रिकर्शन एंड स्टैक। तो अब देखो ये होगा कैसे। ये प्रोग्राम आपने रन कराने के लिए भेज दिया, फिर क्या हुआ, टेक्स्ट सेगमेंट में आपका मशीन कोड आ गया, डेटा सेगमेंट अभी भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं बनाए, तो डेटा सेगमेंट अभी आपका भरा नहीं होगा। और आपको यहाँ पर इतनी मेमोरी मिल गई, मेमोरी लेआउट मिल गया एक, जिसमें आपको सारा मेमोरी का काम कराना है। तो यहाँ पर आप अपना डायनामिकली भी एलोकेट करा सकते हो और अपना स्टैटिकली भी एलोकेट करा सकते हो। लेकिन इस प्रोग्राम में हमें रिकर्शन समझना है और हमने बस स्टैक से ही काम किया है। तो होगा क्या, देखो, सबसे पहले ये मेन फंक्शन कॉल होगा। तो मेन फंक्शन कॉल हुआ तो मेन फंक्शन का एक स्टैक बनाना, तो ये स्टैक फ्रेम होगा। ये मेन फंक्शन अपना इतनी जगह ले लेगा और बोलेगा यार मेरे अंदर ना एक एनबी है, मेरे अंदर एक एनबी है और मेरे अंदर यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी है। तो यहाँ n के लिए तो एक जगह बनी गई है, n हमारा वेरिएबल जो हमारा स्टैटिकली है वो यहीं पे स्टैक फ्रेम में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, ये अंदर घुसा, ये अंदर घुसा तो ये प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर ये भरा, ये प्रिंटफ फंक्शन का काम खत्म हुआ तो ये रिटर्न हुआ, तो ये हमारा फिर से हट गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमारा स्कैनफ फंक्शन कॉल हुआ। तो हाँ, स्कैनफ फंक्शन ने भी थोड़ी जगह ले ली, स्कैनफ फंक्शन ने अपना काम कराया। उसके बाद ये भी खाली हो गया जब ये रिटर्न हो गया। फिर हमारा प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ है तो ये भी अपना काम करा के रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसने काम करा लिया, उसके बाद जब ये रिटर्न हुआ तो ये भी खाली हो गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, खाली होने से पहले, सॉरी यहाँ पर देखो, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही ये काम हो रहा है, ये खाली नहीं हुआ। रिटर्न होने से पहले ही यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्टोरियल एन हम बुला रहे हैं, फैक्ट एन फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो प्रिंटफ अभी खत्म तो हुआ नहीं है, तो ये प्रिंटफ फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर एक और स्टैक फ्रेम बन गया। यहाँ पर फैक्ट एन का हमारा स्टैक फ्रेम बन गया। फैक्ट एन अभी क्या होगा, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एन की जगह हमने डाल दिया 4। तो ठीक है, आपका फैक्ट 4 कॉल हुआ है, तो फैक्ट 4 अभी कॉल हो चुका है, तो फैक्ट 4 में घुसेगा, बोलेगा इफ x इक्वल्स 1, और आपने इफ का देख लिया x 1 0 नहीं है, तो आपका एल्स का कंडीशन रन हुई और रिटर्न में क्या हुआ, वो 4 इंटू फैक्ट 3 हो गया। तो आपका फैक्ट 3 अब कॉल हुआ है, तो आपका फैक्ट 3 कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक और लाइन बनेगी और यहाँ पर आपका फैक्ट 3 आ जाएगा। तो आपका एक के ऊपर एक और स्टैक फ्रेम कॉल हो गया। ठीक है, अब फैक्ट 3 कॉल हो गया, तो फैक्ट 3 कॉल होते ही यहाँ पर आएगा और यहाँ ये फिर से कॉल हुआ है, फैक्ट 3 ने इतनी जगह ले ली है। अब यहाँ फिर से ये इफ का कंडीशन चेक करके एल्स पे आएगा, एल्स फिर से कॉल हुआ है। अब आपको पता है फैक्ट 3 के लिए भी अब फैक्ट 2 कॉल होगा, फैक्ट 2 कॉल होगा। तो इसने भी अपने लिए यार एक जगह ले ली, इसने जगह मांग ली। तो इसी को देखो हम बोल रहे हैं, ये रिकर्शन की वजह से हमारा स्टैक भरना शुरू होता है। रिकर्शन को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कॉलिंग स्टैक्स। तो रिकर्शन में एक स्टैक के ऊपर एक बढ़ता जाता है। हमने नॉर्मली जो फंक्शन देखा था पिछला, आपने देखा था यहाँ पर एक बार मेन फंक्शन कॉल हुआ, फिर आपने कोई फंक्शन कॉल किया तो वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। फंक्शन के अंदर जब आप फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो स्टैक भरना शुरू होता है और यही रिकर्शन में होता है। तो स्टैक भरना अब शुरू हो चुका है आपका। फैक्ट 2 कॉल हुआ तो यहाँ पर कंडीशन देखी इसने इफ में कि x तो 1 भी नहीं है यार, 0 भी नहीं है, तो यहाँ पर एल्स की कंडीशन रन हुई और यहाँ पर एल्स में क्या हो गया, 2 इंटू फैक्ट 1 कॉल हो गया। फैक्ट 1 कॉल हो गया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक और लाइन बनेगी यार, फैक्ट 1 भी अपनी जगह लेगा। अपनी फैक्ट 1 ने एक जगह ले ली और ये जितने फंक्शंस है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही जगह लेते हैं, क्योंकि यार ये फंक्शन तो सेम ही है ना, बस वैल्यूज यहाँ पर अलग है, आर्ग्यूमेंट्स इनकी अलग है, लेकिन फंक्शन के जितना भी काम है वो सारा सेम है। तो हो सकता है मेन फंक्शन में अगर ज्यादा काम हो रहा है तो वो ज्यादा जगह ले रहा है, जिस भी फंक्शन का जितना काम होता है और उसमें जितने वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं, वेरिएबल्स पे भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। जितने वेरिएबल्स हम स्टैटिकली डिफाइन करते हैं वो दोनों यहाँ पर स्टैक फ्रेम को भरते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट 1 अब कॉल हुआ है। अब आप देखो फैक्ट 1 जब कॉल होगा ना, तो इफ की कंडीशन रन होगी, इफ की कंडीशन रन होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ पर आपका फैक्ट 1 तो यार रिटर्न हो गया, फैक्ट 1 आपका रिटर्न हो चुका है अब। तो फैक्ट 1 की जो मेमोरी थी वो खाली हो गई। अब देखो यहाँ पर जो फैक्ट 2 है ना, वो भी अब रिटर्न हो गया, क्योंकि वो उसकी भी वैल्यू खत्म हो चुकी है। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर जब आपका रिटर्न यहाँ पर हो रहा था ना, तो ये रिटर्न हुआ नहीं था, फैक्ट 2 रिटर्न नहीं हुआ था, यहीं पे एक और फंक्शन कॉल हो गया था। तो यहाँ पर ये फैक्ट 2 अभी रिटर्न हुआ नहीं था, तो अब यहाँ पर फैक्ट 2 रिटर्न होगा, क्योंकि फैक्ट 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है। तो 1 इंटू आपका 2 हो जाएगा ये, तो आपका 1 इंटू 2 हो गया, तो अब यहाँ पर फैक्ट 2 भी आपका रिटर्न हो जाएगा। तो
तो उसकी भी आपकी मेमोरी अब खाली हो गई। अब यहाँ पर आप फैक्ट 3 को भी रिटर्न करोगे तो इसकी भी अब मेमोरी खाली हो जाएगी। अब फैक्ट 3 की मेमोरी भी खाली हो गई। फिर आपका फैक्ट 4 जो था वो भी रिटर्न हो गया, और फैक्ट 4 जब रिटर्न होगा तो आपकी वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो क्या होगी, वो होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपका जब फैक्ट 4 रिटर्न हुआ ना, तो इसकी मेमोरी जब खाली हुई, ये स्टैक फ्रेम जब खाली होते जा रहे हैं, और ये जब खाली होते जा रहे हैं तो इनकी अब एक मेमोरी, इनका आप देखो एक नंबर रिटर्न हो चुका है। अब फैक्ट 4 की जगह यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर यहाँ परसेंटेज डी की जगह हो जाएगा। फिर हमारा प्रिंटफ फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रिंटफ फंक्शन की मेमोरी थी, अब ये भी खाली हो जाएगी। अब ये खाली हो गई तो अब यहाँ पर नीचे मेन फंक्शन भी रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये मेन फंक्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब यही आपका रिकर्शन और स्टैक का प्रोसेस था, कि रिकर्शन में क्या होता है, ये स्टैक भरता रहता है, और रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग स्टैक्स। और आपको पता है इसीलिए आइट्रेशन और रिकर्शन को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो रिकर्शन जो होता है वो ज्यादा टाइम लेता है और ज्यादा मेमोरी भी लेता है, क्योंकि रिकर्शन में एक के बाद एक फंक्शन कॉल हो रहा होता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और आइट्रेशन में फंक्शन कॉल नहीं हो रहा होता, एक ही वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। जब हम i इक्वल 0 से i इक्वल्स 1 i इक्वल्स 2 कर देते हैं, तो वो वेरिएबल तो वही हो रहा है ना, बस वहां पर प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो इसीलिए आइट्रेशन हमेशा फास्ट होता है। और यहाँ पर रिकर्शन में एक चीज आपको और बता देता हूँ, कि अगर आप एक टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लगाओगे ना, तो फैक्ट कॉल होता रहेगा यहाँ पर, ये आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ये भरता जाता है ना, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। जब यहाँ पर मेमोरी खत्म हो गई, तो एक के बाद एक स्टैक वो कॉल कैसे करेगा भाई, तो यहाँ पर आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया और आपका प्रोग्राम देखना खत्म हो जाएगा। आप एक बार इसे करके भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, हमने टर्मिनेशन कंडीशन को हटा दिया, आपने बस बोला कि रिटर्न एक्स इंटू फैक्ट एक्स माइनस वन। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, ये सारा काम होगा, मेन फंक्शन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला प्रिंटफ फंक्शन कॉल होके ये अपनी मेमोरी खाली करा लेगा। फिर आपका ये जो स्कैनफ फंक्शन है ये कॉल होके ये अपनी मेमोरी खाली करा लेगा। उसके बाद आपका प्रिंटफ फंक्शन जब ये फिर से कॉल होगा, ये जो थर्ड प्रिंटफ फंक्शन है, इसके अंदर ही आपने फैक्ट को कॉल कर दिया। आपने मान लो फैक्ट 4 कॉल कर दिया, ठीक है, फैक्ट 4 यहाँ पर कॉल हो गया। फैक्ट 4 कॉल हुआ तो ऊपर आपका अंदर आया यहाँ पर, और इसने कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देखी, इसने सीधा देखा रिटर्न कर दो x इंटू फैक्ट x माइनस वन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये रिटर्न हुआ नहीं है, यहाँ पर ये बोलेगा x के बाद यहाँ पर इसे फिर से कॉल कर देगा, और ये एक और प्रोसेस वहीं पर शुरू हो गया। रिटर्न हुआ नहीं है अभी, अब ये बोलेगा 4 इंटू फैक्ट 3 कर दो इसे। फैक्ट 3 कॉल हुआ तो फैक्ट 3 यहाँ पर अपनी जगह ले लेगा। फैक्ट 3 में अंदर घुसे तो इसने और जगह ले ली। तो यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ते 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 ये आगे बढ़ता जाएगा, बोलेगा 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू, और ये सारे फंक्शन कॉल्स होते जाएंगे, और ये फिर देखेगा ही नहीं पीछे, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक टाइम के बाद यहाँ पर ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, और आपकी मेमोरी जब खत्म हो गई तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को आप रन करा के देखो, इसको आप टाइप करो और इसे रन करा कर देखो, बिन टर्मिनेशन कंडीशन के आपको कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा वहां पर। आप यहाँ पर एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ करोगे, फिर परसेंटेज डी डाल दोगे, उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंटफ फंक्शन रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ये रिकर्शन ऐसे हो रहा है कि ये कॉल होता जा रहा है। तो यही चीजें मुझे आपको समझानी थी, कि रिकर्शन में हमेशा आपको एक अच्छी टर्मिनेशन कंडीशन डालनी होती है, और जब हम रिकर्शन की कंडीशंस अच्छे से नहीं डालते ना किसी प्रोग्राम में, जो आपकी टर्मिनेशन कंडीशन ठीक से नहीं डलती, तो आपका ये जो रिटर्न है ये फैक्ट को वापस कॉल करता जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब स्टैक खत्म हो जाएगा, मेमोरी खत्म हो गई, तो आपका स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं उसे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। याद रखना, जब आपकी मेमोरी खत्म हो गई, स्टैक्स एक के ऊपर एक कॉल होते गए, और आपका जो ये वर्चुअल मेमोरी स्पेस था ये खाली हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। चाहे आप इसे लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, लेकिन मैं ये स्टैक ओवरफ्लो के लिए भी एक वीडियो छोटी सी बना दूंगा, जिसमें आपको सारी तरीके बता दूंगा जिससे आपके स्टैक ओवरफ्लो हो सकते हैं। एक के ऊपर एक स्टैक बुलाते जाओ, और आपका फिर वो स्टैक ओवरफ्लो होने की वजह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो गाइज यही पूरा कंटेंट था आज की वीडियो का। आई होप आपको रिकर्शन के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ आया हो, और आपने स्टैक और रिकर्शन को डीप डाइव करके समझा हो, और आपने मेमोरी लेआउट को भी बहुत अच्छे से समझ लिया हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल को जाके देखो, उसे सब्सक्राइब करो, और वहां पर और भी बहुत कंटेंट डलता रहता है।
और गाइस शेयर करो यार लोगों के साथ, कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको समझ आ रही है चीजें और अच्छा लग रहा है जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस अब वीडियो को खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो गाइस थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।